नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैजिक माइंड क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन टेस्ट सीरीज के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और आज इस पार्ट में भी 25 MCQs जो कि कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। यदि आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर वहाँ पर आपको पहले पार्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप पहला पार्ट दे सकते हैं। आज हम यहाँ पर सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 में 26 से लेकर 50 तक क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपने 26वें क्वेश्चन पर, अर्थात आज इस वीडियो के पहले क्वेश्चन पर। हमारा 26वां क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता हासिल करने के लिए कौन सा तरीका वैध है? जिसमें ऑप्शन ए है जन्म से, ऑप्शन बी है वंश के आधार पर, ऑप्शन सी है क्षेत्र समाविष्टि द्वारा और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। जैसा कि हम जानते हैं कि ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हैं, अतः उपर्युक्त सभी तरीकों से भारत में नागरिकता हासिल की जा सकती है। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पर और हमारा अगला प्रश्न 27वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन को पहचानना है। भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है। ऑप्शन ए था। ऑप्शन बी है अमेरिका में केवल जन्म से ही नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है। ऑप्शन सी है भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 लागू है और ऑप्शन डी है भारत के संविधान के भाग 3 में नागरिकता के बारे में कहा गया है। तो हमें गलत कथन को पहचानना है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि भाग 3 में नागरिकता है, जबकि नागरिकता भाग 2 में रखी गई है। भाग 3 में तो मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया है। चलते हैं हम अगले प्रश्न में और हमारा 28वां प्रश्न है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को रूस से लिया गया है और वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। चलते हम अपने अगले प्रश्न पर और हमारा 29वां प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या किन अनुच्छेदों में की गई है? ऑप्शन ए है 36 से 51 तक, ऑप्शन बी है 12 से 35 तक, ऑप्शन सी है 5 से 11 तक और ऑप्शन डी है निम्न में से कोई नहीं। तो नीति निर्देशक तत्व जिन्हें भाग 4 में स्थान दिया गया है और भाग 4 के आर्टिकल 36 से 51 तक है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। चलते हैं हम अगले 30वें प्रश्न पर, निम्न में से किसी मिनी संविधान कहा जाता है और हम जानते हैं कि मिनी संविधान 42वें संविधान संशोधन को कहा गया, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, जो कि वर्ष 1976 में किया गया था। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर और हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है? ऑप्शन ए है 8 से 16 वर्ष, ऑप्शन बी है 5 से 10 वर्ष, ऑप्शन सी है 6 से 12 वर्ष और ऑप्शन डी है 6 से 14 वर्ष। तो हम जानते हैं कि शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जो कि 86वें संविधान संशोधन के तहत किया गया है और इसे आर्टिकल 21 का में स्थान दिया गया है। अतः हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। अगला प्रश्न 32वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, जो कि सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, यह भी सही है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29-30, नहीं, यह गलत है। अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार रखा गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक के आर्टिकल में रखा गया है और संपत्ति का अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 में था, अब वह निषेध है क्योंकि संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार न होकर कानूनी अधिकार बन गया है और उसे आर्टिकल 300A में स्थान दिया गया है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर और हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। ऑप्शन बी है 42वें संविधान संशोधन के बाद मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। ऑप्शन सी है 2002 में 82वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया था और ऑप्शन डी है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 बना था। हमें यहाँ गलत कथन को पहचानना है और यहाँ पर गलत कथन होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसलिए गलत है क्योंकि 82वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 में नहीं, वर्ष 2000 में हुआ था, इसलिए यहाँ पर यह कथन सत्य है।
और 82वें संविधान संशोधन के तहत जो बताया गया है कि एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, 82वां संविधान संशोधन ऐसा नहीं था। 82वें संविधान संशोधन के तहत कुछ दिशाओं में सरकारी नौकरी पाने हेतु SC/ST को न्यूनतम प्राप्तांक में आरक्षण के लिए प्रावधान किया गया था। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, और हमारा 34वां प्रश्न है, प्रवासी भारतीय नागरिक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है नागरिक अधिनियम 1955 के प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में दर्ज कोई व्यक्ति। ऑप्शन बी है गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2002 के बाद PIO कार्ड धारक के रूप में दर्ज कोई व्यक्ति। ऑप्शन सी है एक विदेशी नागरिक जो कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक रखने की योग्यता रखता हो। इनमें से हमें बताना है कि प्रवासी भारतीय नागरिक किसे कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और सी दोनों सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा, जिसमें ए और सी दोनों लिखे गए। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, और हमारा 35वां प्रश्न है, बेरूबाड़ी मामला किस वर्ष संबंधित है? तो मैं बेरूबाड़ी मामला के बारे में आपको पार्ट 1 में बता चुका हूँ। यदि आपने वह पार्ट नहीं देखा तो उस पार्ट को जरूर देखें। और यह किस वर्ष संबंधित है? तो ऑप्शन दिए गए हैं वर्ष 1970, 1972, 1960 और 1976। तो इसका सही आंसर होगा वर्ष 1960, 1960 संबंधित है बेरूबड़ी मामला। अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? तो मूल कर्तव्यों को जैसा कि हम जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, जिसे हम मिनी संविधान भी कहते हैं, और 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 में हुआ था। अतः ऑप्शन ए वर्ष 1976 सही होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, और हमारा 37वां प्रश्न है, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी एक उपाधि है जो अब धारित नहीं की जा सकती है? ऑप्शन ए है दीवान बहादुर, ऑप्शन बी है पद्मश्री, ऑप्शन सी है पद्म भूषण और ऑप्शन डी है भारत रत्न। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत किया गया है, तो उपाधियों के अंत के तहत अब दीवान बहादुर जैसी उपाधि किसी भी व्यक्ति को प्रदान नहीं की जा सकती और न ही उपाधि ग्रहण की जा सकती है। वहीं यदि आप उत्कृष्ट कार्य करते हैं तो किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म भूषण और भारत रत्न जैसे पुरस्कारों से आपको अलंकृत किया जा सकता है, परंतु दीवान बहादुर जैसी उपाधि का अब कोई भी प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। अतः ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, और हमारा 38वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, जो कि सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, यह भी सही है। अनुच्छेद 41 कृषि एवं पशुपालन का संगठन, नहीं, यह ऑप्शन गलत है। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इसमें गलत कथन को पहचानना था। ऑप्शन सी यहाँ पर इसलिए गलत है क्योंकि अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में आपको कृषि सहायता, शिक्षा आदि पाने के प्रावधान का अधिकार दिया गया है। आपको अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में शिक्षा, सहायता और लोक सहायता के लिए आपका अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 41 में आपको प्रदान किया गया है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, और 39वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अगेन यहाँ पर गलत ऑप्शन को या गलत जोड़ी को हमें पहचानना है। तो ऑप्शन ए है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, जो कि सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 20 से 22, नहीं, शोषण के विरुद्ध अधिकार को आर्टिकल 23 और 24 में स्थान दिया गया है। अतः हमारा ऑप्शन बी सही होगा। और अगला ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 25 से 28 में स्थान दिया गया, सही है। और संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30 में स्थान दिया गया, भी सही है। और सही ऑप्शन हमारा जो था, जो गलत पहचानना था, वह था शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसे आर्टिकल 23 और 24 में स्थान दिया गया है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है संघ एवं राज्य क्षेत्रों से, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकारों से, ऑप्शन डी है, माफ कीजिएगा, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी है नागरिकता और ऑप्शन डी है निम्न में से कोई नहीं। हमें 5 से 11 तक को पहचानना है। तो 5 से 11 तक के जो आर्टिकल हैं उन्हें भाग 2 में स्थान दिया गया है और भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। अतः सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। चलते हैं 41वें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी सुविधा विदेशियों को भारत में नहीं मिलती है? ऑप्शन ए है धर्म, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन बी है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ऑप्शन सी है अभिव्यक्ति की आजादी और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो यदि आप भारत के नागरिक नहीं हैं तो आपको किसी भी ऑप्शन, जो ऑप्शन ए है, बी है या सी है, इन किसी प्रकार के अधिकार आपको प्राप्त नहीं होगा। अतः ऑप्शन
डी यहाँ पर एकदम सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है आयरलैंड। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को भाग 4 के आर्टिकल 36 से 51 तक स्थान दिया गया है और इन नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड देश से लिया गया है। आयरलैंड देश से हमने नीति निर्देशक तत्वों को अपने संविधान में लिया है और नीति निर्देशक तत्व किसी भी सरकार के द्वारा बाध्यकारी नहीं है कि सरकार उन्हें लागू करे, और अगर सरकार उन्हें लागू करने में समर्थ नहीं होती है तो ये नीति निर्देशक तत्व जो है इनको न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी जा सकती है। नीति निर्देशक तत्वों का ऐसा प्रावधान संविधान में किया गया है। चलते हैं 43वें क्वेश्चन की ओर के राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग से उल्लिखित हैं? तो अभी मैंने आपको बताया कि नीति निर्देशक तत्वों को भाग 4 में स्थान दिया गया, इसलिए हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर एकदम सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 44वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को पहचानना है। भारत में एकल नागरिकता का प्रबंध है, बिल्कुल सही। भारत में केंद्र और राज्यों की नागरिकता अलग अलग होती नहीं। हम भारत के नागरिक हैं और हमें केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है, मतलब हम सिर्फ एक ही नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। यदि हम भारत के नागरिक हैं तो हम कोई और नागरिकता ग्रहण नहीं कर सकते, और ना ही राज्यों के द्वारा अलग अलग नागरिकता का प्रावधान किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 45वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है? पहला ऑप्शन है संप्रभु, दूसरा ऑप्शन है समाजवादी, तीसरा है राष्ट्रनिरपेक्ष और चौथा ऑप्शन है लोकतांत्रिक। तो हम जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ऑप्शन सी राष्ट्रनिरपेक्ष जैसे शब्द का कहीं पर कोई उल्लेख नहीं किया गया है। हमारा भारत संप्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, परंतु राष्ट्रनिरपेक्ष जैसे शब्द का प्रयोग हमारे इस भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहीं नहीं किया गया, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा 46वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए है भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र, जो कि बिल्कुल सही है। भाग 2 जिसमें नागरिकता है, यह भी सही है। भाग 3 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नहीं, यह ऑप्शन गलत है और हमें गलत को पहचानना था और ये बिल्कुल सही। भाग 3 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं, भाग 3 में मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया है, अतः ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और 47वां प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जिसमें ऑप्शन ए है, यदि कोई राज्य इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया जा सकता है। नहीं, गांधीवादी सिद्धांत भी एक नीति निर्देशक तत्व है। ऑप्शन सी है, इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया, और ऑप्शन डी है, ये सिद्धांत राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। तो मैंने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में आपको बताया कि इन्हें भाग 4 में स्थान दिया गया है और आर्टिकल 36 से 51 तक स्थान दिया गया है। यह नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड देश से अपने संविधान में अभिग्रहित किए हैं। साथ ही इन नीति निर्देशक तत्वों को हमने आपको बताया कि अगर राज्य इन्हें लागू नहीं कर सकता या नहीं करता है या करने में असमर्थ होता है तो आप इन्हें कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते, और ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि उनके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया सकता है, जो कि गलत है, अतः ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और हमारा 48वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वन संरक्षण अधिनियम 1980, बिल्कुल सही है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1974, नहीं, यह गलत है, हमें गलत को पहचानना था, क्योंकि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में आया था, ना कि 1974 में। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 सही है और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 यह भी सही है, तथा ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं 49वें प्रश्न की ओर और 49वां प्रश्न कहता है, संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है। ऑप्शन बी है, भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है। ऑप्शन सी है, भारत अपने देश का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को दे सकता है, और ऑप्शन डी है, भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है। संप्रभु भारत के अंतर्गत ऑप्शन डी का प्रावधान कहीं से भी नहीं है, क्योंकि ऑप्शन डी कहता है कि भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है, पर ऐसा नहीं है। जैसे भी आपने हाल फिलहाल देखा कि भारत पाकिस्तान के जो कश्मीर विवाद था, कश्मीर का मुद्दा उसको लेकर विवाद था, तो भारत ने इस पर अपने आर्टिकल 370 को हटा दिया है और अब जम्मू कश्मीर को राज्य की जगह एक यूनियन टेरिटरीज बना दिया है। तो यह भारत का अपना आंतरिक मामला है, इसमें संयुक्त राष्ट्र हस्तक्षेप नहीं कर सकता और ना ही वह संयुक्त राष्ट्र की बात को मानने के लिए बाध्य है, अतः ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। 50वां प्रश्न कहता है, नीति निर्देशक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है?
ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात नीति निर्देशक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। और यह 3 भाग हैं, जिसमें पहला भाग है सामाजिक एवं आर्थिक चार्टर, ऑप्शन और दूसरा भाग है सामाजिक सुरक्षा चार्टर, और ऑप्शन अर्थात तीसरा जो भाग है सामुदायिक कल्याण। इन 3 भागों में नीति निर्देशक तत्वों को बांटा गया है। तो आज हमारे 50 प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं और यह पार्ट 2 यहीं पर आज पूरा होता है। हम शीघ्र ही अगले पार्ट 3 में आपको फिर मिलेंगे और आगे नए प्रश्नों के साथ एक नए वीडियो में आपको फिर मुलाकात होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।